हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साजिद महमूद अशरफ की तरफ से एक मरतबा फिर कनाडा के शहर टोरंटो से खुशामदीद। आज के सेशन में हम एक ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो मेरे कनाडा में स्टे के दौरान पिछले 6 महीनों में सबसे ज़्यादा पूछा गया, और वो क्वेश्चन है, हमने कनाडा कैसे आना है। और ये क्वेश्चन हर तबका फ़िक्र के लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है, जिसमें वकला भी शामिल हैं, इंजीनियर्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदारों के बच्चे हैं, और ख़ास तौर पे नौजवान हैं, यंग जनरेशन है। और यंग जनरेशन भी वो जो पाकिस्तान में रहती है, बांग्लादेश में रहती है, इंडिया में रहती है, और इन्हीं कंट्रीज़ के वो नौजवान जो दुबई में, सऊदी अरब में, कतर में और गल्फ़ के अदर जो सिटी कंट्रीज़ हैं उनमें काम करते हैं। इस क्वेश्चन पे बात करने से पहले इसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे एक मशरूम ग्रोथ है यूट्यूब चैनल्स की और सोशल मीडिया पेजेस की, जिसमें सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं, जिसमें अट्रैक्शंस दी जा रही हैं। कनाडा नीड्स यू डेस्परेटली, कनाडा नीड्स so and so people in 2024, convert your visit visa into work permit, ऑस्ट्रेलिया नीड्स यू डेस्परेटली। तो इस किस्म की बहुत सारी सोशल मीडिया पेजेस पे जो मशरूम ग्रोथ है, जिन्होंने अट्रैक्शंस दे रखी हैं, सब्ज़ बाग दिखा रखे हैं लोगों को, नौजवानों को, जिसकी वजह से नौजवान भी डेस्परेट भी हैं और इमोशनल भी हैं कि हम किसी तरीके से उड़ के दूसरे कंट्री में पहुंच जाएं। तो आप सारे लोगों को ये बात बताता चलूं कि ये जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जितने भी इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं, उनमें से 93% ट्रैप्स हैं, स्कैम्स हैं, और आप सारे लोगों के लिए धोखा है। इसलिए अगर आपने किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट की सर्विसेज लेनी है, तो सबसे पहली बात जो सेशन में आपको बतानी है कि सबसे पहले उनकी उस कंट्री में जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है इमिग्रेशन से रिलेटेड, उसकी रजिस्ट्रेशन को चेक करें, उनकी रिलायबिलिटी को चेक करें, उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करें, और उनकी सक्सेस रेट के साथ साथ उनके व्यूज़ को देख लें। तो फिर ही जाके कोई डिसाइड करें कि आपने अपना केस किसी कंसल्टेंट को, एजेंट को देना है या नहीं देना। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप में से 85% लोगों को तो किसी एजेंट की, किसी कंसल्टेंट की सर्विसेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। देखें, कनाडा समेत कोई भी जो इमिग्रेशन ओरिएंटेड कंट्री है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं, उनमें मूव करने के, इमिग्रेट करने के 2-3 ही रिस्पेक्टेबल वेज़ हैं। उसके अलावा कोई और रिस्पेक्टेबल वे नहीं है। उनमें सबसे पहले आ जाती है स्टूडेंट कैटेगरी, उसके बाद है आपकी स्किल्ड वीज़ा इमिग्रेशन या स्किल्ड कैटेगरी इमिग्रेशन, और तीसरी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। चौथी एक और कैटेगरी है जिसको स्पाउस वीज़ा कैटेगरी कहते हैं। आपके मिसेज या आपका हस्बैंड अगर उन कंट्रीज़ में काम करता है, ऑलरेडी रेजिडेंट इमिग्रेंट है, तो फिर आप एज ए स्पाउस अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं। इनको अब हम एज वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज किस कैटेगरी में कौन फॉल करता है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चूँकि स्टूडेंट्स यंग जनरेशन होती है, और यंग जनरेशन किसी भी कौम का सरमाया होता है। स्टूडेंट कैटेगरी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, सबसे रिस्पेक्टेबल वे है, सबसे रिलायबल कैटेगरी है, और मेरी रिकमेंडेशन में सबसे हाईली रिकमेंडेड कैटेगरी है। इसको हम इस सेशन के आखिर में डिस्कस करेंगे। तो वो नौजवान बच्चे जो अपने आप को स्टूडेंट कैटेगरी में इमिग्रेट करना चाहते हैं या स्टूडेंट वीज़े पे जाना चाहते हैं किसी कंट्री में, वो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि उनको बुनियादी मालूमात सारी मिल सकें और उनके लिए आसानी पैदा हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर साजिद महमूद अशरफ को, जिसमें आपको आपकी सेहत और बीमारियों से मुतालिक तो मालूमात मिलती ही मिलती हैं। आपके लिए सोशल इश्यूज़ पे भी हम बात करते हैं, और आपकी करियर काउंसलिंग पे भी हम डिस्कस करते रहते हैं, जैसे कि इस सेशन में हम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मालूमात आपको फ़ौरन पहुंचती रहे। जिन मैंने 4 कैटेगरीज का जिक्र किया है, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट कैटेगरी या इन्वेस्टर वीज़ा कैटेगरी। अगर आपकी एज 40 से 50 है या 50 प्लस है, और आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल है, तो आप
और आप बेसिक रिक्वायरमेंट जो है उनकी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ की वो भी फुलफ़िल करते हैं, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में किसी भी मुल्क में इमिग्रेट कर सकते हैं। इस सेशन में जब भी हम बात करेंगे मोस्टली हमारी बात होगी कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में। उसका मतलब ये होगा कि मैं इन्फॉर्मेशन आपको कनाडा के मुतालिक ज़्यादा दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का अक्सर जो सोशल मीडिया पेजेस पे एजेंट्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स बताते हैं 50, 60, 70, 75, 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें, $1.5 की, तो आपकी और आपकी फैमिली की इमिग्रेशन हो जाती है। यस, इमिग्रेशन की अथॉरिटीज़ की तरफ से रिक्वायरमेंट यही है, $75,000 से लेकर $1.5 लाख तक। लेकिन ये ध्यान में रखें कि चूँकि आपने बिजनेस प्लान देना है, आपने इन्वेस्टमेंट प्लान देना है अपना, और आपने जाके फिर इस बिज़नेस को जो प्लान देते हैं आप उसको परसू भी करना होता है। ये सिर्फ इमिग्रेट होने के लिए नहीं होता है, इस बिज़नेस को आपने वहाँ जाके करना भी है, प्रूफ भी करना है, अपने लिए सर्वाइवल भी करना है इसी बिज़नेस से। तो ये जो $75,000 से लेकर $1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट है, ये आपके फिजिबिलिटी प्लान तक, आपके इमिग्रेट होने तक तो बहुत होती है। आप हो जाते हो, इमिग्रेट हो जाते हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो उस कंट्री में, दूसरे कंट्री में जाके बिज़नेस करना और उसको ऑपरेट करना एक हार्ड टास्क है, मुश्किल काम है, जिसमें अगर आप कंफर्टेबल, रिस्पेक्टेबल रहना चाहते हैं अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है $5 लाख से लेके और $10 लाख तक अपने ज़हन में रख के आनी है। तब जाके आप बिज़नेस को ऑपरेट भी कर सकेंगे, प्रॉफिटेबल भी बना सकेंगे और अपने आप को और अपनी फैमिली को कंफर्टेबल भी रख सकेंगे। ये बीच की बात, प्रैक्टिकल बात आपको एजेंट्स नहीं बताते, आप फंस जाते हैं। आप यहाँ आ जाते हो ये समझ के कि बस इस 1.5 लाख के बाद हमारा काम ख़त्म है और हमने वहाँ से पैसे ही बनाने हैं। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है मामलात। इसलिए जो आपको मैंने बताया कि अगर आप इस कैटेगरी में आना चाह रहे हैं तो आप अपनी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट जो है इन हैंड करनी है, वो $5 से $10 लाख को समझ के आना है, सोच के आना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले दिन लेके आने हैं। इमिग्रेट होने के बाद आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट बिज़नेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए चाहिए होगी। और अगर आपकी एज 30 से 40 है या इवन आप 25 से 40 तक भी हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐसी है जिसको आप हाईली क्वालिफाइड कह सकते हैं। हाईली क्वालिफाइड का मतलब है कि उस कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन की, उसको अगर आप पूरा करते हैं, जो उन्होंने अपनी उस पे साइट्स पे दे रखी होती हैं, रिक्वायरमेंट दे रखी होती है इमिग्रेशन के लिए, अगर वो पूरी करते हैं तो आप हाईली क्वालिफाइड हैं। आपका एक्सपीरियंस है बैकग्राउंड में 3 to 5 ईयर्स का, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो कि 6.5 से लेकर 7 बैंड स्कोर तक है, अगर आप वो फुलफ़िल करते हैं और आपके पास जो मिनिमम रिक्वायर्ड फंड्स हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखे होते हैं वो मौजूद हैं, तो फिर आप स्किल्ड इमिग्रेशन कैटेगरी में खुद से अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइट्स पे जाएँ, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप कर सकते हैं। और कनाडा में तो हर प्रोविंस की अपनी स्किल्ड इमिग्रेशन कैटेगरी मौजूद है। सारे प्रोविंसेस को देखें, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और आप गो थ्रू हो जाते हैं। लेकिन ज़हन में ये रखना है कि जो फंड्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट फंड्स की होती है, वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होती, वो आपके इन हैंड भी होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री में इमिग्रेट करते हैं, खासतौर पे बच्चों के साथ, आपने रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है, रिहाइश भी है। फ़ौरन आते ही आपको जॉब नहीं मिल जाती, आपको बहुत सारे स्टेप्स पहले करने पड़ते हैं, जिसमें आपका बैंक अकाउंट खुलता है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके बच्चों की स्कूलिंग है, आपके हेल्थ कार्ड बनता है, आपकी सारी चीज़ें, आपने जॉब सर्च करनी है। इन सारी चीज़ों को करते करते आपको 3 से 6 महीने लग जाते हैं। इसलिए आप 3 से 6 महीनों का ऑपरेशनल जो एक्सपेंस है वो आपने इन हैंड करके फिर वहाँ से मूव करना है, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसको मैं हाईली रिकमेंडेड कैटेगरी कहता हूँ, और उसको मैं हाईली रिकमेंडेड क्यों कहता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो है स्टूडेंट कैटेगरी। अगर आपकी एज 20 से 30 साल है, आप अपने कंट्री में अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कम से कम BS और अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो सबसे अच्छी बात है, कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन ऑल 4 सेक्शंस, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग में 7 बैंड स्कोर पे है, तो आप क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट कैटेगरी के लिए। स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी को मैं पोटेंशियल इसलिए कहता हूँ, हाईली रिकमेंडेड इसलिए कहता हूँ कि आपकी एक तो क्वालिफिकेशन बेहतर हो जाती है, दूसरी बात आपकी एज ग्रुप ऐसा होता है कि आप किसी भी कंट्री की जो हार्डशिप्स होती हैं, इनिशियल जो 2-3 ईयर्स की हार्डशिप्स होती हैं, उनको ईजिली टॉलरेट कर सकते हो और गो थ्रू हो जाते हो आप। इस कैटेगरी का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है, आप 3 साल काम करते हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आ जाते हो, आपकी एज फैक्टर आपका मौजूद होता है, क्योंकि आप लेस देन 30 ईयर्स होते हो, तो आप डायरेक्ट
एक्सप्रेस स्ट्रीम में चले जाते हो और आपकी PR और उसके बाद सिटीजनशिप हो जाती है। इसका तरीक़ेकार क्या है? बहुत सारे लोग इसके लिए एजेंट्स का सहारा तलाश करते हैं, कंसल्टेंट्स का, सो कॉल्ड लॉयर्स का सहारा तलाश करते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, लैपटॉप पे बैठना है, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपने स्किल्स और अपने फ्यूचर इंटरेस्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है, कनाडा में या जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। उनकी वेबसाइट्स पे आपके सारे प्रोग्राम मौजूद हैं। अपने से रिलेटेड प्रोग्राम को देखें, उसमें अप्लाई करें। कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए $100 कैनेडियन फ़ीस होती है, जो आपने सबमिट करनी होती है, जिस पे आप 3 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी डाल सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरी प्रायोरिटी। अगर आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट पे दी हुई यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, उनको सही तरीके से पढ़ लेते हैं, गौर से पढ़ लेते हैं और उनको फॉलो कर लेते हैं स्टेप वाइज, तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। आपको एडमिशन ऑफ़र आ जाती है, जो कि कंडीशनल ऑफ़र होती है। कंडीशनल का मतलब है कि आप क्वालिफाई कर गए, अब आपने फ़ीस जमा करानी है। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी कोर्सेज़ हैं, उनमें जो मिनिमम फ़ी है वो 18,900 समथिंग सालाना के हिसाब से लेके और 25,000 तक होती है। यानी कि मिनिमम जो किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो फ़ी है किसी प्रोग्राम की, वो 18,900 कुछ कैनेडियन डॉलर्स है। तो जब आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, उसके बाद आपने फ़ी जमा करवानी होती है। फ़ी आपके पाकिस्तान से ही, आपके बैंकों से ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाती है। आप वहाँ से कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करते हैं। फ़ी पे करने के बाद आपको कंफर्म एडमिशन लेटर आ जाता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया विद स्टूडेंट ID। जब आपका स्टूडेंट ID इशू हो जाती है तो फिर एक और रिक्वायरमेंट है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना है अपने। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम उसको कहते हैं, कि आज से पहले 31 दिसंबर 2023 से पहले वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वीज़ा लगने के लिए, वो 10,000 कैनेडियन डॉलर आपने अपने अकाउंट से, पाकिस्तान से अपने कैनेडियन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। कैनेडियन अकाउंट मैंने आपको बता दिया, जब आपका स्टूडेंट ID इशू हो जाता है तो फिर आपका ऑनलाइन कनाडा के किसी बैंक में अकाउंट खुल जाता है। उस अकाउंट में आप अपने पाकिस्तानी अकाउंट से वायर ट्रांसफ़र करेंगे $10,000। लेकिन 1 जनवरी 2024 से वो अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 10,000 से बढ़ा के $20,635 कर दी है। वो एक गारंटेड सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो आपको जब यहाँ आप आ जाते हैं एज ए स्टूडेंट, फिर आपको ही वापस मिल जाती है। हर महीने $1,500 के हिसाब से आपको ही वापस दे देते हैं। उसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट एश्योर करती है कि आपके पास अपनी लिविंग और अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस के लिए पैसे आपके अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद हैं। वो आपके ही पैसे हैं, आपने लेकिन शुरू में देने हैं, यहाँ आके आपको $1,500 के हिसाब से मिल जाते हैं। इसको कहते हैं GIC अकाउंट, गारंटेड इनकम सर्टिफिकेट अकाउंट। ये खुल जाता है ईजी से। उसके बाद जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, फिर आपने IRCC पे अपना वीज़ा एप्लीकेशन पोर्टल बनाना है और अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है, अपने ऑफर लेटर के साथ, अपने GIC सर्टिफिकेट के साथ, अपने पासपोर्ट के साथ, अपने IELTS के साथ, और जो अदर रिक्वायरमेंट हैं जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपके ही डिस्ट्रिक्ट से आपको इशू होगा, वो लगा के अपने वीज़ा अप्लाई कर देना है। 4 से 6 हफ्ते में आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है और आप वीज़ा लगता है तो आप कनाडा आ जाते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन एक ट्रिकी प्रोसेस है, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसके लिए किसी कंसल्टेंट की, जो रिलायबल कंसल्टेंट हो, उनकी सर्विसेज ले लेनी चाहिए, क्योंकि तमाम तर रिक्वायरमेंट के बावजूद भी बाज़ का डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट में, डॉक्यूमेंट्स की सीक्वेंस में कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है तमाम तर रिक्वायरमेंट के बावजूद। $700 से $1,000 तक फ़ीस लेते हैं कंसल्टेंट, आपका वीज़ा प्रोसेस कर देते हैं। उसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि वो आपको अकाउंट खुलना, अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना, GIC में बनवाना, GIC का जनरेट करवाना, ये सारी हेल्प आउट वो आपको कर देते हैं। 1-2 जो रिलायबल कंसल्टेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनका लिंक मैं नीचे सब्सक्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वो वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप उनसे रब्ता करके, ठीक है। लेकिन इस सारी कैटेगरी में, इस सारे प्रोसेस में एक बात जो आपको समझाने वाली है कि स्टडी वीज़ा, स्टडी परमिट सिर्फ आपने आने के लिए नहीं इस्तेमाल करना, आपने उस प्रोग्राम को करना भी है, स्टडी प्रोग्राम को कंप्लीट भी करना है और अच्छे ग्रेड्स में कंप्लीट करना है। क्योंकि तरीक़ेकार यहाँ ये है कि अगर आप 2 साल का प्रोग्राम करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो आपको उसको कंप्लीट करने के बाद, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद, अच्छे नंबरों में, अच्छे ग्रेड्स के साथ कंप्लीट करने के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है और आप 40 घंटे पर वीक के हिसाब से काम कर सकते हैं, जो कि सफिशिएंट होता है आपके वहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए और आपके अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए। साथ साथ आपको 3 साल जब आपके पूरे होते हैं तो आप
कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आते हो और आप फिर सीधा पीआर की जो स्ट्रीम है एक्सप्रेस एंट्री उसमें चले जाते हो और आपकी पीआर हो जाती है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली आप सिटीजनशिप पे चले जाते हो। लेकिन अगर आप अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं करते, जो कि मोस्टली पाकिस्तान इंडिया से आए बच्चे नहीं करते, वो यहाँ काम शुरू कर देते हैं, जॉब शुरू कर देते हैं, आवारागर्दी शुरू कर देते हैं, स्टडी कंप्लीट नहीं होती। जो लोग स्टडी कंप्लीट नहीं करते उनको वर्क परमिट नहीं मिलता और उनकी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरती है, मिजरेबल गुजरती है उनकी भी, और उनके वालिदैन के भी पीछे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो स्टडी पहले कंप्लीट करनी है, बाकी काम बाद में देख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई करना, गाड़ी नहीं लेनी आपने, कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं करना जिसको आपने ड्यूरिंग स्टूडेंट आप मीट नहीं कर सकते, रिकमेंडेड नहीं है। बसेस मौजूद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है आपके पास, इतने पैसे आपको जीएसटी अकाउंट से मिल जाते हैं कि आपको किसी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने सिर्फ फोकस अपनी स्टडी पे करना है। लोग समझते हैं कि दूसरे मुल्क में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में, किसी भी कंट्री में, यूरोप में पैसे दरख्तों पे लगे होते हैं, डॉलर दरख्तों पे लगे होते हैं, जाएंगे तोड़ेंगे और घर भेजेंगे। ऐसा कहीं नहीं है। यस, डॉलर्स दरख्तों पे लगे ज़रूर होते हैं, लेकिन उस दरख्त तक पहुंचने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी और अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना। जब आप ये सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं, डेडिकेशन के साथ चलते हैं, तो फिर आप उस दरख्त तक अप्रोच आपकी हो जाती है जिस पे डॉलर लगे होते हैं। फिर आप अपने ख्वाबों की तकमील भी कर सकते हैं और अपने वालिदैन को भी कंफर्टेबल रख सकते हैं, अपने वालिदैन की ख्वाबों की भी ताबीर कर सकते हो आप। आज के सेशन में इतना ही। मालूमात अच्छी लगती हो तो उसको शेयर भी किया कीजिए, कमेंट्स दें। और अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो, क्योंकि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है कि बहुत सारी मशरूम ग्रुप्स की जो साइट्स हैं वो आपको मिसगाइड कर रही थी और आपको बता रही थी कि जनाब कनाडा नीड्स यू डेस्परेटली, कनाडा गिविंग यू LMIA, कनाडा गिविंग यू विजिट वीज़ा कन्वर्टिंग इनटू द वर्क परमिट्स। ये सारे स्कैम्स हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको सिर्फ समझाने के लिए इन्फॉर्मेशन दी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। आपके पास इससे बेहतर इन्फॉर्मेशन हो मुझसे भी शेयर कीजिए ताकि मैं भी अपनी तस्हीह कर सकूं। अपना ख्याल कीजिए, अपने वालिदैन का ख्याल किया कीजिए, अपनी तालीम पे, तरबियत पे फोकस करें, अपने लिए और अपने सोसाइटी के लिए अच्छे शहरी बन के उभरें।